ना रुक तू ना थम तू, बस चलता चल, बस चलता चल, क्योंकि ये है अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह जादौन है और आप सभी लोग उपस्थित हैं अग्निपथ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आप सभी का स्वागत है। हम प्रत्येक दिन की तरह आज फिर उपस्थित हैं मैं हूं ना सीरीज में। आज हम फिर कुछ क्वेश्चनों के साथ उपस्थित हैं। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना देरी के, क्योंकि इसके बाद हमें पॉलिटी सेशन में भी जाना है। तो पहला क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? अगस्त प्रस्ताव पहली बार कब आया था? 8 अगस्त को। कौन सन क्या थी? 1940। तो 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया था। इस पर जवाहरलाल नेहरू ने कुछ टिप्पणी की थी, और वो टिप्पणी क्या की थी? उन्होंने कहा था जो अगस्त प्रस्ताव है वह दरवाजे में जंग लगी कील के समान है। क्या है? दरवाजे में जंग लगी कील की तरह है। तो अगस्त प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने दरवाजे में जंग लगी कील के समान बताया। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को नजरबंद रखा गया। पहली बात तो जो कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में। कब शुरू हुआ था? 1942 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया और गांधी जी को जीरो आवर ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और उनको आगा खां पैलेस कहां रखा गया था? आगा खां पैलेस में नजरबंद रखा गया। हाँ जी, ये पूना में है। कहां पर है ये? पूना में। आगा खां पैलेस पूना में गांधी जी को नजरबंद रखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन की जैसे ही घोषणा होती है, अंग्रेज ये बात समझ चुके थे गांधी जी ने अगर घोषणा की है तो इस आंदोलन को दबाने के लिए रात में ही सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, बड़े बड़े नेताओं को। उसको अंग्रेजों ने नाम दिया जीरो आवर ऑपरेशन। क्या नाम दिया? जीरो आवर ऑपरेशन नाम दिया। उसके तहत सारे बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को आगा खां पैलेस पूना में रखा गया। कहां रखा गया था? आगा खां पैलेस पूना में रखा गया। अगला है, भारत में सर्वप्रथम किस प्रकार के सिक्कों का प्रचलन हुआ? आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के? क्या बोला जाता है? आहत सिक्के। सबसे प्राचीन जो सिक्के हैं उन्हें आहत सिक्का या पंचमार्क सिक्का कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो आपको मैं करा रहा हूं, तीनों ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार परीक्षाओं में आते रहते हैं, और जब आपके पास इंफॉर्मेशन कम होती है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे आपके पास इंफॉर्मेशन बढ़ती जाएगी कंफ्यूजन भी आपको बढ़ता जाएगा। इसलिए आप इन क्वेश्चनों को अभी से ही तैयार करना शुरू करें, जिससे कंफ्यूजन की गलती होने की संभावना को कम से कम कर सकें। ऐसा नहीं है कि गलतियां नहीं होंगी, गलतियां होंगी, लेकिन गलतियां कम से कम हो, इस बात के लिए हम प्रयास कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पर। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से मरने वाला मुसलमान सेना नायक कौन था? तो पहले तो हम ये देखते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया। यदि आपको आंसर आता है तो आप कमेंट करें, नहीं आता है तो मैं कमेंट करूंगा। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में लड़ा गया था। पानीपत के तृतीय युद्ध में, पानीपत का जो तृतीय युद्ध था वो किन किन के बीच हुआ? दूसरा क्वेश्चन क्या है? पानीपत का तृतीय युद्ध किन किन के बीच हुआ? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। अहमद शाह अब्दाली एक अफगान था। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय हुई। अब
बात ये आती है कि अहमद शाह अब्दाली क्या था, मुसलमान था, वहीं पर मराठे क्या थे, हिंदू थे। लेकिन मराठों की तरफ से भी कुछ ऐसे लोग थे जो मुसलमान थे और लड़ रहे थे। उनमें ही उनका एक सेना नायक था जो तोप खाने, किसका था, इसका नाम था इब्राहिम गारदी। क्या नाम था, इब्राहिम गारदी। इब्राहिम गारदी मराठों की सेना के तोप खाने का प्रमुख था और यह पानीपत के तृतीय युद्ध में मारा गया। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस बादशाह को कलंदर कहा जाता है? आप जल्दी जल्दी कमेंट करें। बाबर को, किसको कहा जाता है, बाबर को कलंदर कहा जाता है। जब बाबर ने भारत पर कब्जा कर लिया, उसके बाद जब बाबर ने भारत पर कब्जा कर लिया, उसके बाद हुआ क्या, हुआ ये कि बाबर काबुल का था। कहां का था, काबुल का। तो बाबर ने सारखी नाम से चांदी के सिक्के काबुल वासियों में बंटवाए और कहा कि अब काबुल वासियों की गरीबी दूर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, काबुल वासियों की गरीबी दूर हो जाएगी। जब उन्होंने ऐसी बात कही तो काबुल वासियों ने बाबर को कलंदर की उपाधि दी। क्या उपाधि दी, कलंदर की उपाधि दी। उसको क्या कहने लगे, कलंदर कहने लगे। तो ये बात समझ में आ गई किस बादशाह को कलंदर कहा जाता है, उसका नाम बाबर है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब इसने भारत को जीत लिया तो उसके बाद काबुल में सारखी नाम के चांदी के सिक्के चलवाए, वो सॉरी चांदी के सिक्के बंटवाए। उसके बाद काबुल वासियों ने से कलंदर कहा। क्या कहा, कलंदर कहा। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी के कार्य। लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी नीति चालू की थी, हड़प नीति। कौन सी चालू की थी, हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति चालू की। हड़प नीति के तहत पहला कौन सा राज्य हड़पा गया, सतारा। सतारा महाराष्ट्र में है। कहां पर है ये, सतारा। सतारा वह जगह है जहां से मराठों का शासन चलता था वैसे तो। उसके बाद पूना में पेशवाओं ने शुरू किया, लेकिन जो छत्रपति थे वो सतारा चलाते थे, तो इसलिए सतारा एक महत्वपूर्ण जगह है। तो लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति शुरू की। हड़प नीति के तहत पहला राज्य कौन सा हड़पा, सतारा। कौन सा हड़पा, सतारा। अब युद्ध, लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब से युद्ध किया और पंजाब का विलय कर लिया। तो अगर आपसे कोई पूछे पंजाब का विलय किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ, लॉर्ड डलहौजी काल में पंजाब का विलय क्या किया इसने, पंजाब का विलय किया। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध किसके समय लड़ा गया, लॉर्ड डलहौजी के समय। लिख लो, डलहौजी ने हड़प नीति के तहत सतारा को हड़पा। और द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ और पंजाब का विलय लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ। लॉर्ड डलहौजी ने रेल की शुरुआत, जब हमारे भारत में पहली बार रेल चलाई गई उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, वो था लॉर्ड डलहौजी। पहली बार रेल बंबई से थाने के मध्य किस भी चलाई गई, बंबई से थाने के मध्य। अगला है डाक सेवा। भारत में डाक सेवा किसके काल में शुरू हुई, लॉर्ड डलहौजी। किसके समय हुई, लॉर्ड डलहौजी के समय हुई। अब आप बताओ रेल कब चलाई गई, 1853 में। और डाक सेवा कब शुरू हुई, 1854 में। रेल पहली बार भारत में रेल बंबई से थाने के मध्य 1853 में चलाई गई। भारत में पहली बार डाक सेवा 1854 में शुरू हुई। अब आती है तार व्यवस्था। भारत में तार व्यवस्था कब शुरू हुई और कहां से कहां तक शुरू हुई, तो पहली बार तार व्यवस्था कोलकाता से आरा के बीच, आरा बिहार में पड़ता है, कोलकाता से आरा के बीच शुरू हुई। वहीं पर पीडब्ल्यू विभाग की, पीडब्ल्यू विभाग जानते क्या होता है? हाँ, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। पब्लिक मतलब सार्वजनिक, और वर्क माने का कार्य,
डिपार्टमेंट माने विभाग। तार वाला 1852 में। और पीडब्ल्यू विभाग की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। मैं पुनः एक बार लॉर्ड डलहौजी के कार्यों को बता देता हूं। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति शुरू की। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत पहला राज्य सतारा को हड़पा। लॉर्ड डलहौजी के समय पंजाब का विलय हुआ। लॉर्ड डलहौजी के समय द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। लॉर्ड डलहौजी के समय पहली बार भारत में रेल 1853 में बंबई और ठाणे के बीच चलाई गई। लॉर्ड डलहौजी के समय तार व्यवस्था शुरू हुई कोलकाता से आरा के बीच। लॉर्ड डलहौजी के समय डाक विभाग की शुरुआत हुई 1854 में। लॉर्ड डलहौजी के समय पीडब्ल्यू विभाग की स्थापना की गई। ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी पुर्तगालियों ने शुरू की थी। ब्लू वाटर पॉलिसी पुर्तगालियों ने शुरू की थी। उस समय पुर्तगालियों का गवर्नर फ्रांसिस डी अल्मीडा कौन था? फ्रांसिस डी अल्मीडा। ब्लू वाटर पॉलिसी पुर्तगालियों ने शुरू की थी। इस समय पुर्तगालियों का गवर्नर फ्रांसिस डी अल्मीडा था। ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत पुर्तगाली जब कोई जहाज समुद्र से गुजरता माल लेकर तो उनसे टैक्स लेते थे। क्या लेते थे? टैक्स। और जो लोग टैक्स देते थे उन्हें भी सोरा और बारूद का व्यापार करने की अनुमति नहीं थी। सोरा और बारूद का व्यापार केवल पुर्तगाली कर सकते थे। 1857 की क्रांति कब शुरू हुई? गवर्नर उस समय कौन था? ब्रिटिश पीएम कौन था? मेरठ, लखनऊ और कानपुर में यह विद्रोह कब हुआ? तो शुरुआत हुई मंगल पांडे के विद्रोह से। कैसे हुई थी? तो आप लिख सकते हैं 29 मार्च 1857 को। कब शुरू हुई? 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर, 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर छावनी के मंगल पांडे के विद्रोह, 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर छावनी के मंगल पांडे के द्वारा मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को हुई। मंगल पांडे को फांसी कब हुई? 8 अप्रैल 1857 को हुई। गवर्नर जनरल कौन था उसमें? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटिश प्रधानमंत्री, अब ये भी कभी कभी पूछ सकते हैं कि जब 1857 की क्रांति हुई उस समय ब्रिटेन का पीएम कौन था? पार्मस्टन। कौन था? पार्मस्टन था। मेरठ, लखनऊ, कानपुर और दिल्ली इनमें विद्रोह कब हुआ? तो मेरठ में विद्रोह हुआ 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को मेरठ से विद्रोह लखनऊ पहुंचता है 4 जून 1857 को। लखनऊ से विद्रोह फिर कानपुर पहुंचता है 5 जून 1857 को। दिल्ली पहुंचता है 12 मई 1857 को। तो मेरठ में विद्रोह 10 मई को हुआ, लखनऊ में 4 जून को और कानपुर में 5 जून को और दिल्ली में 12 मई 1857 को विद्रोह हुआ। फांसी 8 अप्रैल 1857 को। आर्यों का मूल निवास स्थान, भाई आर्य भारत में जो वैदिक संस्कृति के लोग हैं, जो मानते हैं कि हम वैदिक संस्कृति के हैं, उन्हें आर्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
आर्य कहा जाता है। आर्य और भारत दोनों में थोड़ी समानताएं नहीं है कि आर्य जो थे गोरे थे, लंबे थे, और भारतीय जो जलवायु है वहां पर गोरे लोग नहीं हो सकते और उतने लंबे लोग नहीं हो सकते। तो संदेह जताया गया कि जो आर्य लोग हैं क्या वो वास्तव में भारतीय हैं या कहीं बाहर से आए थे। अभी भारत में जो ज्यादातर लोग रहते हैं वो आर्य हैं, कुछ द्रविड़न है, वैसे मिक्सचर है, लेकिन ज्यादातर भारतीय अपने को आर्य कहते हैं। भारत में भी अर्जुन ने अपने आप को आर्य कहा है और इस प्रकार बताया गया है कि महाभारत में जो लोग हैं वो आर्य हैं। तो इस माध्यम से देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि हम आर्य लोगों से संबंधित हैं। तो ये देखा गया कि आर्य कहां से आए थे। जर्मनी भी लोग अपने आप को आर्य कहते थे। आर्य एक शब्द है, जाति नहीं। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। तो बाल गंगाधर तिलक ने, दयानंद सरस्वती ने, एल.डी. काला ने और मैक्स मुलर ने, इन्होंने अलग अलग जगह बताई कि कहां कहां से आर्य आए थे। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। कहां से आए थे? उत्तरी ध्रुव से आए थे। इन्होंने एक किताब लिखी थी, आर्कटिक होम ऑफ आर्यास। आर्कटिक होम ऑफ आर्यास लिख लें आप, आर्कटिक होम ऑफ आर्यास। तो ये आर्कटिक होम कहां है? आर्कटिक कहां पर है? उत्तरी ध्रुव पर। फिर भैया दयानंद सरस्वती ने कहा कि आर्य तिब्बत से आए थे। आर्य कहां से आए थे? तिब्बत से। एल.डी. काला ने बताया कि आर्य कश्मीर से आए थे। एल.डी. काला ने क्या बताया? कश्मीर से आए थे। मैक्स मूलर ने बताया कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। ये कहां से आए थे? उत्तरी ध्रुव से बताया इन्होंने बताया तिब्बत, इन्होंने बताया कश्मीर, मैक्स मूलर ने बताया मध्य एशिया। जो मैक्स मूलर का मत है वह सर्वाधिक मान्य मत है। अगला देखते हैं, शिवाजी को धोखे से मारने के लिए अफजल खां की योजना को शिवाजी को किसने बताया? अफजल खां एक व्यक्ति था। शिवाजी की आयु, जो लंबाई जो थी, वो कद काठी थी, वो बहुत डील डॉल नहीं थी। शिवाजी ऐसे ही रहे होंगे 5 फुट 7 या 8 इंच के। जो अफजल खां था ये 6 फुट से ऊपर का था और बहुत हेल्दी था, मतलब 4 शिवाजी को एक साथ दबा सकता था ये। तो इसने एक योजना बनाई कि शिवाजी से मित्रता का हाथ बढ़ाया और अपने टेंट में बुलाया और इसको ये चाहता था कि शिवाजी मुझसे गले मिलेंगे। गले मिलने के बाद इतनी तेज दबाएगा उन्हें कि शिवाजी वहीं पर अपने प्राण तोड़ देंगे। क्या तोड़ देंगे? प्राण। लेकिन शिवाजी तो शिवाजी हैं। क्या है शिवाजी? शिवाजी तो शिवाजी हैं। आजकल आपने देखा होगा लड़के जो होते हैं हाथ में वो पहन के चलते हैं मुक्का मारने के लिए, उसे क्या बोलते हैं? पंच बोलते हैं। ऐसा ही एक जो हथियार था वो उन्होंने बगन खा। क्या था? बगन खा। कौन सा हथियार था? बगन खा था। और शिवाजी जैसे मिले उसने वैसे जैसे दबाया, शिवाजी ने तप धप और धप, और क्या हुआ? अफजल खां लेट गया। तो पहला क्वेश्चन तो क्या बनता है कि अफजल खां को किसने भेजा था शिवाजी को मारने के लिए? तो वो लिख लें आप लोग, बीजापुर के शासक ने अफजल खां को भेजा था। किसने भेजा था? बीजापुर के शासक ने अफजल खां को भेजा था। दूसरा क्वेश्चन है, किस हथियार से हत्या का प्रयास किया? बगन खां हथियार से। बोलने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ऐसे मेरी तरफ ना देख। बगन खां हथियार से। और शिवाजी को मारने आ रहा है अफजल खां, इसकी योजना किसने लीक कर दी? पेपर हो गया लीक। अफजल खां जाने देने जा रहा था पेपर, वो हो गया पेपर लीक। वो कृष्णा जी भास्कर। कौन थे? कृष्णा जी भास्कर। जब शिवाजी ने को अफजल खां धोखे से मारने आया था और शिवाजी ने कहा अच्छा हमें मारेगा, शिवाजी ने खुद चाल चली। शिवाजी से बहुत लोगों ने मना किया था, बाबा ना जा,
लेकिन शिवाजी नहीं माने, शिवाजी उससे मिलने गए क्योंकि शिवाजी के दिमाग में भी कुछ चल रहा था। और जब अफजल खां मर गया तो इतिहासकारों ने इसको कहा हीरे से हीरे काटने की घटना। क्या कहा? हीरे से हीरे काटने की घटना। शिवाजी को अफजल खां ने मारा, उसे इतिहासकारों ने क्या कहा? हीरे से हीरा काटने की घटना। तो पेपर में आ सकता है हीरे से हीरा काटने की घटना को इतिहासकारों ने क्यों कहा है, मतलब किस मतलब से कहा है। और ऐसे पूछ सकते हैं अफजल खां प्रखंड कांड क्या था, ठीक है, प्रखंड कांड जो भी पूछे आपसे आप बता देंगे कि कृष्णाजी भास्कर ने खोल दी पोल, पेपर हो गया लीक। ये भी कैसा था? बिहार जैसा पेपर है ये भी, जो लीक होता ही रहता है। तो हमने आज मैं हूं ना सीरीज में कुछ क्वेश्चन देखे और उनके आंसर देखे। आप पिछले क्वेश्चनों को और इन क्वेश्चनों को लगातार रिवीजन कीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है 9149282639। इसके अलावा जादौन कंप्यूटर विभव नगर गेट के पास भी आकर आप मिल सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।